नमस्कार सुमित जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, धन्यवाद। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है सर। अभी तो सबकी नज़रें महाराष्ट्र पर ही टिकी हुई हैं कि कब खबर आ जाए कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए सीएम बनने जा रहे हैं। तो अभी तक जो अपुष्ट खबरें आ रही हैं, वो पुष्ट कब होंगी और किस तरह के फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है? अभी बहुत वो रस्सी खेच जो कहते हैं ना, वो रस्सी खेच चल रही है। एकनाथ शिंदे जी के जो समर्थक है, उन लोग का कहना है कि ये चुनाव एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ा गया है, इसलिए एकनाथ शिंदे जी को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। उन्होंने ये स्कीम लाडली बहना लाए और उसका इम्प्लीमेंटेशन किया, इसलिए उनको सीएम बनाना चाहिए। जो उनका आर्ग्यूमेंट है, उनके जगह पे वो भी सही है। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाए इतिहास में, ज्यादा इतिहास भी नहीं, हम लोग सिर्फ 2023 तक ही जाना है, ज्यादा पीछे भी नहीं जाना है। तो ये लाडली बहना योजना पहली बार मामा जी यानी कि शिवराज सिंह चौहान जी लेके आए थे मध्य प्रदेश में, बिल्कुल। और वहां से आपने देखा कि चुनाव के नतीजे कैसे आए। तो एक तो चीज है कि ये पूरा जो लाडली बहन यहाँ उसको बहन बोलते हैं, वहां बहना, वो इट इज अ कॉपी पेस्ट ऑफ द मॉडल। मध्य प्रदेश मॉडल को उन्होंने महाराष्ट्र में कॉपी पेस्ट किया है। हुँ, ओके। और अगर हम उसको और यू नो इन डेप्थ एनालिसिस करें तो हमें दिखेगा कि मामा जी ने पहले आइडेंटिफाई किया रूरल डिस्ट्रेस, और उसमें भी विमेन, रूरल विमेन का डिस्ट्रेस और अर्बन लोअर क्लास का डिस्ट्रेस, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस उन्होंने आइडेंटिफाई किया। वो बाद में सब जगह अब दिखाई दे रहा है जो इन लोग एड्रेस कर रहे हैं। तो लाडली बहना का अगर क्रेडिट देना भी है तो सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे जी ले, उसके बदले तो भाजपा के कुछ नहीं। तो अगर देवेंद्र जी को नहीं भी देना तो एटलीस्ट मामा जी को तो दीजिए क्रेडिट। पॉइंट नंबर वन। बिल्कुल। हुँ, दूसरा, 2.5 साल में जो गवर्नेंस हुआ है, नो डाउट एकनाथ शिंदे जी इज अ वेरी गुड हार्ड वर्किंग मिनिस्टर, और वो अभी से नहीं है, वो पहले से ही, जब वो आनंद दिघे जी के साथ थे तब से ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग कार्यकर्ता, जमीन से जुड़े हुए, नो डाउट्स ऑन दैट। वो तो मैंने भी देखा है कि किस तरह से एकनाथ शिंदे जी टैलेंट और हार्ड वर्किंग कार्यकर्ता, अच्छे कार्यकर्ता ढूंढना और उसको प्रमोट करना, उसको आगे अपॉर्चुनिटी देने का काम किया है, वो मैंने खुद देखा है। मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं। हमारे यहाँ टाइम कम पड़ जाएगा। जी। लेकिन हम दूसरे एंगल से, जो देवेंद्र जी के सपोर्टर्स है, समर्थक है, उनकी अगर हम बात करें तो उनका भी एक कहना सही है कि आखिर ये जो इतनी बड़ी जीत है, वो तो भाजपा, आरएसएस, संघ परिवार, भाजपा के साथ जुड़े हुए दूसरे जो एनडीए के घटक पक्ष है, वो हुँ, सब लोग की मिली मेहनत है, सिर्फ किसी एक जने की मेहनत तो है नहीं। बिल्कुल। और दूसरी चीज है कि देवेंद्र जी ऑफ कोर्स हैज अ लॉन्गर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ गवर्नेंस, और प्लस अगर भाजपा को आज 132 सीट आई है तो लार्जेस्ट पार्टनर को ही मिलता है सब जगह। बिल्कुल। तो ये वाला भी एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है। तो इसके अंदर दोनों तरफ रस्सी खींच है। भाजपा के अंदर भी एक दूसरा आर्ग्यूमेंट चल रहा है, यानी ये जो मैंने बोला वो फैक्ट्स इमोशंस वाला है। दूसरा एक रियल पॉलिटिक और इमोशन लेस आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं कि भाजपा को इसमें दो स्ट्रीम्स है वापस। एक तो है कि सुनने में आ रहा है, मेरे जितने सोर्स है, मेरे जो सूत्र है मीडिया के अंदर, आ, मुंबई में, मराठी में, या फिर कुछ जो भाजपा कवर करते हैं दिल्ली में भी, कि देवेंद्र जी का नाम सुझाया गया था पार्टी अध्यक्ष के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। हुँ, तो वो एक ऑप्शन है कि शायद उसके कारण देवेंद्र जी मुख्यमंत्री ना बने और वो दिल्ली में एलिवेट हो जाए। दूसरा ये आर्ग्यूमेंट है कि इससे एक नेगेटिव मैसेज भी जाता है कि अगर आप कोलिएशन पार्टनर्स को लेते हो, और ये आप वो सेशन में है जो बहुत सारा गणित करते हैं, जो चेस बोर्ड पे कि ये तो सामने वाला क्या सोचेगा, ऐसे करेंगे तो दूसरा क्या सोचेगा, ये पूरे गणित जो करने वाले लोग होते हैं। यानी शायद उनका एक पर्सनल व्यू होगा कि देवेंद्र जी बने, क्योंकि मैं कुछ लोगों से बात किया, जब मैंने उनको पूछा गवर्नेंस, तो बोला यार देवेंद्र जैसा अच्छा आदमी तो बहुत कम है महाराष्ट्र में, केपेबल बंदा है, यंग है, मेहनत करता है।
लेकिन आप ये एंगल से सोचिए, यानी ऐसा नहीं है कि दे आर एंटी देवेंद्र, दे आर क्वाइट प्रो देवेंद्र। कुछ लोग तो प्यार से उसको देवेंद्र करके ही बुलाते हैं, लेकिन बोलते हैं कि हमारे सामने, भाजपा के सामने ये भी एक गणित रहेगा कि अगर दूसरे स्टेट्स में अब साउथ में पेनिट्रेट करना है, तो वहां के भी पार्टियां सोचेगी कि कल सुबह ये हमसे बड़े हो गए तो हमें यूज एंड थ्रो कर डालेंगे, एक नाथ शिंदे जी को जिस तरह से किया। तो वो टाइप का भी एक आर्ग्यूमेंट डिस्कस हो रहा है विद इन बीजेपी कि किस तरह से करना है। लेकिन क्या है, आज के तारीख में जो पॉपुलर सेंटीमेंट है, ऑन द ग्राउंड सेंटीमेंट है, हम्म, आप लोगों से बात कीजिए। हाँ, मीडिया में भी जब हम बात करते हैं, मराठी मीडिया के अंदर काफी लोग एंटी देवेंद्र भी है, लेकिन हम्म, आज उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि देयर इज अ करिश्मा। उनको ये भी एग्री करना पड़ता है कि संघ परिवार ने ग्राउंड पे काम किया है। तो जब ये एक पक्ष में एक पार्टी, एक एक व्यक्ति का पक्ष नहीं है, ये एक विचारधारा से चलने वाला पक्ष है जिसके अंदर हजारों लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, जिनकी छोटी छोटी की, जैसे वानर सेना होती है, सभी ने एक से पत्थर उठाने का काम किया हो, लेकिन एक जो राम सेतु बनता है उसमें तो लाखों सैनिकों का योगदान होता है। तो ये बिल्कुल। एक आर्ग्यूमेंट के कारण एक प्रेशर भी आ रहा है कि देवेंद्र जी को बनाना चाहिए, क्योंकि इवन उन्होंने 5 साल काम किया, अभी भी 2.5 साल में उन्होंने जो मेहनत की है वो बहुत ही अच्छी है। और उसके पहले 2.5 साल जब वो अपोजिशन में थे, एज द हम्म, अपोजिशन लीडर, जब वो कोविड काल था, कोविड काल में पूरा महाराष्ट्र उन्होंने छान दिया है, कोई भी कोना नहीं रहा जहां वो नहीं गए हो। सब जगह उन्होंने दौरा किया, सब जगह कामकाज देखा, सब कुछ किया। जो कोई, यानी मुख्यमंत्री घर पे बैठे रहते थे, और यहाँ उनके लिए एक मराठी में एक शब्द है घर कोंबड़ा, यानी जो मुर्गा घर के बाहर नहीं निकलता है। जबकि हम्म, देवेंद्र जी पूरा स्टेट में भ्रमण कर रहे थे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम ठीक करने चाहिए। एंड दैट टू एज अपोजिशन लीडर, ही डिड नॉट हैव एनी पोजीशन इन गवर्नमेंट। तो तो वो अब सब अब सिंपैथी वेव आने लग गया है कि भैया ये तो हार्ड वर्किंग लड़का है, इसको देना हम्म, चाहिए पहला अपॉर्चुनिटी। तो ये रस्सी खींच चालू है। इसके अंदर और एक आयाम जुड़ रहा है। अब जब ये नेगोशिएशन चल रहे हैं, तो अजीत पवार जी भी बोल रहे हैं कि भैया ऐसा है तो 2-2-1 का फॉर्मूला करो, 2 साल एकनाथ जी राज करेंगे, 2 साल देवेंद्र जी राज करेंगे, 1 साल मैं भी राज करूंगा, हमारा मुझे भी सीएमशिप का मौका देना चाहिए। तो ये ना, ये यहाँ पे पूरा मैं एक और मसाला जोड़ूं खींच। सुमित जी, यहाँ पर मैंने भी सुना कि भाई अगर आप शिंदे को ही बनाना चाहते तो फिर आप अजीत दादा को क्यों नहीं बना रहे? वो भी तो घटक दल है, उन्होंने भी तो 41 सीटें लाई हैं। तो अगर इस या तरह का चलता रहा तो फिर तो किसी नतीजे पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर बीजेपी को एकनाथ शिंदे को ही सीएम बनाना है, अगर मान लेते, दीपक केसरकर का एक बाइट आ रहा है कि उन्होंने तो अभी केयर टेकर सीएम में इस्तीफा दिया है, कोई परमानेंट इस्तीफा थोड़े दे दिया है, ये स्टेटमेंट भी उनका टीवी चैनल्स पर चल रहा है। लेकिन अगर बीजेपी को एकनाथ शिंदे को ही सीएम बनाना था, फिर तो 2019 में उद्धव ठाकरे जिस बात के लिए रो रहे थे, वहीं पर उनको सीएम बना देते। ये सारा रायता इतना फैलता ही नहीं। एक 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 दलील तो ये भी है ना। सी यहाँ भी मीडिया में कुछ लोग यही दलील दे रहे हैं। और उससे भी ज्यादा एक दूसरा आर्ग्यूमेंट, इससे भी ऊपर से ऊपर का एक आर्ग्यूमेंट हुआ है। इसी 2019 में सिर्फ नरेंद्र भाई और देवेंद्र जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया था। हम्म, नरेंद्र भाई और देवेंद्र जी के नाम पे, और दोनों के 5-5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड पे वोट मांगा गया था। ओके, उसमें भाजपा को 106 सीट आई, इनको 56 सीट आई, शिवसेना यानी उद्धव, तब तो उद्धव ही था। हम्म, लेकिन आप इस वक्त का चुनाव देखिए, इस वक्त का चुनाव में जो बाउंस बैक हुआ है भाजपा का, और भाजपा के साथ पूरे एनडीए का बाउंस बैक हुआ है। जून में रिजल्ट आए, जून में क्या रिजल्ट था? 18 सीट पूरे एनडीए को, अजीत पवार को 1 सीट मिला था, एकनाथ शिंदे जी को 7 सीट मिली थी, और अपने भाजपा को 9 सीट मिली थी। केवल ये तो सिचुएशन थी ऑन द ग्राउंड। हम्म, 30 सीट तो यही लेके गए थे इंडिया वाले, जो हम्म, महायुति वाले और महाअघाड़ी वाले। गाड़ी वाले। वहां से जिस तरह से पूरी मेहनत हुई, स्कीम्स इंप्लीमेंट हुई, स्कीम कहां से आई? मध्य प्रदेश से, भाजपा से, शिवराज सिंह चौहान से। उसके इम्प्लीमेंटेशन में ऐसा तो नहीं होता है कि सरकार है तो एक ही बंदा काम करता है, सब लोग का मिली जुली एफर्ट होती है, बिल्कुल। सिर्फ एक आदमी की एफर्ट नहीं होती है। अगर हम देवेंद्र जी का बोले विद इन अ मिनिस्ट्री, लेकिन ओवरऑल देखें तो पूरे गवर्नमेंट में तो भाजपा का भी इम्प्लीमेंटेशन रहा है साथ में। हम्म,
दूसरी सबसे बड़ी चीज़, इलेक्शन को जो हम बोलते हैं कि मोजो आया, जिसने मोजो दिया, अंग्रेजी में शब्द है, यानी वो जो एक चेतना दी, वो कहाँ से आई? वो योगी जी के स्टेटमेंट से, उसके बेसिस पे पूरा चला। उसके बाद में मोदी जी ने एक है तो सेफ है वाला नारा दिया, वहां से पूरा काम चालू हुआ। उसके बाद में संघ परिवार के यानी आरएसएस, दूसरे जितने भी अलाइड ऑर्गेनाइजेशंस है, हुँ, उनके सबके दसियों हजारों लाखों कार्यकर्ता, स्वयंसेवक रास्ते पे आए भाजपा के लिए। और वो हुँ। सिर्फ भाजपा के लिए नहीं आए, वो लोग तो एकनाथ शिंदे जी के लिए भी वोट मांग रहे थे, उन लोग तो अजीत दादा के लिए भी वोट मांग रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि वो लोग सिर्फ भाजपा और देवेंद्र जी के लिए वोट मांग रहे थे। देवेंद्र जी ने तो उसके जब पहला चुनाव के नतीजे आने के बाद पहली बार जब देवेंद्र जी मीडिया के सामने आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी के नेताओं ने तो हमारे गठबंधन के जो दोस्त हैं उनके नेताओं के लिए भी वोट मांगे। ऐसा नहीं था कि वो बीजेपी की सीट्स पर ही जाकर रैलियां कर रहे थे। उन्होंने एग्जैक्टली एनसीपी के नेताओं के विधायकों के लिए भी किया है और उन्होंने शिंदे के लिए भी किया है। तो एक मैसेज तो उन्होंने दे ही दिया था। एग्जैक्टली अब इसके अंदर आप दूसरा, आप थोड़ा आगे जाइए। मैं ये नहीं बोल रहा कि चलो भाजपा के नेता तो इन्वॉल्व ही थे, हम्म, क्योंकि अलायंस धर्म आ जाता है, कोलिएशन धर्म आ जाता है कि मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, हेमंत बिस्वा जी आएंगे, दूसरे सब राजनाथ सिंह, अमित शाह जी, वो जो भी बीजेपी के बड़े नेता है, भाजपा के इतने लोग, जो मैंने आपको पिछली बार बताया था चर्चा में कि साधारण कार्यकर्ता आया है, दूसरे स्टेट्स के मिनिस्टर, लेकिन वो भी छोड़ दीजिए। पवन कल्याण जी जैसे एक दिग्गज नेता आंध्र प्रदेश से यहाँ सोलापुर और मराठवाड़ा बेल्ट में, जो कि तेलुगु डोमिनेटेड एरियाज है उसके अंदर, वहां रैली करने आए थे। उनका हम्म, तो महाराष्ट्र के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। वो बिल्कुल। तो महाराष्ट्र में कभी चुनाव भी नहीं लड़ने वाले हैं, तो हम्म, वो क्यों आए? उसका तो बॉर्डर भी नहीं लगता है। आंध्र प्रदेश का तो कहीं भी बॉर्डर नहीं लगता है महाराष्ट्र के साथ। तेलंगाना का फिर भी लगता है, महाराष्ट्र के साथ इनका कोई लगाव ही नहीं है, हम्म, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ एनडीए। तो यहाँ एनडीए को और एनडीए के अंदर जो भी घटक पक्ष है, उनको सपोर्ट देने के लिए यहाँ चुनाव में वो रैली करने आए। यहाँ इवन कर्नाटक से जो इंडिविजुअल्स है, जिनका भाजपा से लेना देना नहीं है, वो लोग भी आए चुनाव के लिए। जो मैंने आपको बोला था, लिंगायत मठ के मठों के स्वामी जी आए थे, उनका तो कोई लेना देना नहीं है भाजपा के साथ। तो ये पूरा जो इकोसिस्टम देखे, तो इकोसिस्टम में भाजपा का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। और अगर हम देखें तो आज के तारीख में 132 सीट्स आई है। ऐसा नहीं है कि इट इज द लार्जेस्ट सीट। तो उसके बिल्कुल। कारण जो एक इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, दैट इज के भैया, आज पवन कल्याण जी किसके कहने पे आए? भाजपा के कहने पे आए। आज दूसरे जहां लोग भी आए तो भाजपा के कहने पे आए। उसका बेनिफिट तो सबको ही मिला है ना। पर तो एक चीज और उसके है बेसिस। सुमित जी, एक चीज जो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जैसे कल रात ये खबर आ रही थी कि देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम बनाया जाएगा, उसके बाद से हमने देखा कि शिंदे गुट के लोग जो थे वो शक्ति प्रदर्शन करने के लिए वर्षा जो आधिकारिक आवास है महाराष्ट्र के सीएम का उसके बाहर इकट्ठा होना चाहते थे, जिनको बाद में शायद एकनाथ शिंदे ने खुद रोक दिया। तो ये क्या है? ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया ना जैसे उद्धव ठाकरे करते थे। सी क्या हो रहा है मालूम है? ये एक शो ऑफ स्ट्रेंथ वाला एक कल्चर है, और ये थोड़ा ज्यादा प्रिवेलेंट है यहाँ, कि हमारे नेता आपके नेता से बड़े हैं, हमारे नेता को ही मिलना चाहिए। और सी सब जगह अगर देखें तो आज सभी कार्यकर्ता और समर्थक जो होते हैं, वो खुद के नेता के लिए भावुक होते हैं, उनके लिए खड़े रहने को तैयार होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाजपा में भी वैसे कार्यकर्ता नहीं है, भाजपा में भी है। लेकिन भाजपा में और संघ परिवार में क्या हो जाता है, एक डिसिप्लिन है कि विल नॉट क्रॉस द लाइन, एक लक्ष्मण रेखा वाला, वो जो वाजपेयी जी के टाइम से हमारे पास एक लक्ष्मण रेखा, एक जो संयम वाली पूरी बातें होती है, वो एक कल्चर है। हम्म, तो उसके कारण और वो सोफिस्टिकेशन फिनेस के कारण उन लोग बिहेव करते वक्त के नहीं नहीं, ये लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करनी चाहिए। जबकि थोड़ा ये लोग ज्यादा इमोशनल है तो बोलते हैं हम लोग चले जाएंगे। लेकिन फिर एकनाथ जी को शायद समझ में आया होगा कि ये करना गलत होगा, क्योंकि इस तरह से शो ऑफ स्ट्रेंथ करेंगे तो सामने वाले और ज्यादा दुखी हो सकते हैं कि भैया हमने तो ज्यादा काम किया है, हम शो ऑफ स्ट्रेंथ करेंगे तो कहां तक जाएगा? हम्म। शो ऑफ स्ट्रेंथ तो दूसरे साइड में भी है, दूसरे साइड पर रिस्ट्रेन करके रखते पर- हैं। पर चलिए ये एक शक्ति प्रदर्शन हम इसको नाम दे रहे हैं, लेकिन ये तो ब्लैकमेलिंग भी तो हो सकती है ना।
कि देखिए हमारा हमारा सीएम है वही बना रहे। मैं फिर यही कहूंगी कि अगर एकनाथ शिंदे को ही बनाना है बीजेपी को, तो फिर तो उद्धव ठाकरे क्या बुरे थे? वो भी तो सीएम ही बनना चाहते थे। सीएम बनने के लिए ही माँ विकास अघाड़ी में चले गए, अपनी हिंदुत्व की विचारधारा छोड़ दी। सी अब उद्धव ठाकरे का क्या हुआ कि उसने तो लालच थी, उसको पर्सनल एम्बिशन थे। बोला जाता है कि उसके पीछे उनके पत्नी श्रीमती रश्मि जी का भी बहुत बड़ा हाथ था, उनको प्रेरित करने के लिए कि उस तरफ चले जाओ। तो सत्ता में लालच होती है बहुत लोगों को। सब लोग देवेंद्र जी जैसे नहीं होते कि मैं बलिदान दूंगा कि एक सीएम होने के बाद मैं डिप्यूटी सीएम बनूंगा और उसके अंडर में जो मेरे कैबिनेट में उसके पहले मंत्री रहा हो, बिल्कुल। मेरे पास 106 सीट है, जो 40 सीट लेके आता है मैं उसको उसके अंडर में काम करूंगा। ऐसा बलिदान देने का जो संस्कार है वो संघ का है। वो यहाँ वो सब जगह नहीं होता है। वो आप सब जगह देखिए, बहुत सारे केसेस आपको भारत भर में मिलेंगे कि ऐसा बलिदान कौन देता है। बिल्कुल। इसके पहले वाजपेयी जी ने भी बोला था कि हम भी बलिदान, यानी दे यूज्ड टू कॉम्प्रोमाइज एंड कीप देयर अलायंस पार्टनर्स हैप्पी। तो हमेशा ये सब लोग नहीं करते। ये भी एक संस्कार है कि हम यहाँ सत्ता के लिए नहीं है, हम लोग यहाँ कुछ काम करने के लिए है। तो सब लोग वो नहीं समझ पाते हैं। कुछ लोग कुछ लोग खुद के तरफ ज्यादा देखते हैं कि भैया मुझे ये मिलना चाहिए। पर सुमित जी, आपको याद होगा कि अमित शाह जी ने भी बहुत सारी रैलीज में ये बात कही थी। शायद वो शिंदे की महत्वाकांक्षा को समझते थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि बहुत बलिदान दिया है बीजेपी ने उनको सीएम बनाने में। तो शायद वो देवेंद्र फडणवीस की तरफ इशारा कर रहे थे। हर बार सिर्फ तो देवेंद्र फडणवीस बलिदान नहीं देंगे ना। हर सी बार उनकी ये जाति बीच में नहीं आनी चाहिए ना। इसी प्रॉब्लम यही है कि आज महाराष्ट्र का राजकारण इतना गंदा है। और ये मैं आपके शो पे बोला हूँ, दूसरी जगह भी बोला हूँ कि एक सिर्फ ब्राह्मण है इसलिए उसको अपोज करना, ये एक बहुत ही गलत चीज, एक गलत मैसेज जाता है कि किस तरह का जातिवाद महाराष्ट्र में है। ओके। और दूसरी चीज, सिर्फ देवेंद्र जी ने तो डेफिनेटली बहुत बड़ा बलिदान दिया है। उसके बियॉन्ड आप देखिए कि कितने 106 विधायक होते हुए सिर्फ 9 को ही मंत्री पद मिलता है। हम्म। और यहाँ 40 में से 9 को मिलता है। यानी भाजपा ने कितने लोगों को मंत्री पद नहीं दिया, कितने लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया। आज जो इक्वेशन सुनाई दे रहा है कि 7-8 विधायक पे एक मंत्री पद मिलेगा, तो भाजपा को कुछ 20-22 मंत्री पद मिलने के उम्मीद है। और इसको कुछ 10, एक अजीत पवार को 10-12, इसको कुछ 15-16 या 17-18 जितने 15-16 मंत्री पद मिलेंगे एक नाथ शिंदे को। तो इस तरह का पूरा जो एक गणित बनते जा रहा है आज के तारीख में। तो उसके हिसाब से भी कुछ नहीं तो 10-12 लोगों ने तो मंत्री पद का भी आ, बलिदान दिया था पिछली बार। बिल्कुल। तो वो भी तो गिनती में लेना चाहिए। हम लोग सिर्फ एक देवेंद्र जी की बात करें, देवेंद्र जी डेफिनेटली यस, लेकिन उसके पीछे पीछे हमारे पास कार्यकर्ता है, जो विधायक है, जिन्होंने भी बलिदान दिया है। तो ये भी देखा जाता है। उसके बाद में आप ज्यादा देखिए, अब उन लोग आते हैं तो उन लोग खुद के अच्छे कार्यकर्ता जो चुन के नहीं आए, या जो सीनियर है कोई पदाधिकारी है उसको कहीं कहीं और गवर्नमेंट में पोजीशंस दिए जाते हैं। वो सब भी होता है। वहां भी तो भाजपा को सेक्रीफाइस करना ही पड़ रहा है, उसके पास भी तो कार्यकर्ता है। तो बिल्कुल। ओवरऑल भाजपा का आज के तारीख में भी, अगर आज के तारीख में 132 के बाद चलो ये अज्यूम करते हैं कि देवेंद्र जी ही सीएम बनते हैं, ओके, फिर भी आगे भाजपा का जो पूरा कार्यकर्ता गण है उसमें से भी सबको तो मिलना नहीं है, क्योंकि उसके बाद में जो दूसरे लेजिस्लेटिव पोजीशंस होंगे, दूसरे स्टैट्यूटरी पोजीशंस होंगे, वहां भी बहुत लोगों को, नॉन बीजेपी वालों को भी तो संभालना पड़ेगा। तो वो बिल्कुल। कॉम्प्रोमाइज आगे भी चलने वाला है। देवेंद्र जी भले सीएम बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, तो भी लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। भाजपा के अंदर कॉम्प्रोमाइजेस चलते रहेंगे। ये वन ऑफ सुमित नहीं है कि देवेंद्र जी को सीएम बना दिया तो कॉम्प्रोमाइज खत्म हो गया, उसके बाद में भी चलने वाले हैं। सुमित जी, एक चीज ये बताइए कि जो फॉर्मूला अभी चल रहा है उसके हिसाब से जो खबरें मीडिया में है कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो सीएम बनेंगे, अजित पवार डिप्टी बनेंगे, और
एक नाथ शिंदे को केंद्र में लाया जा सकता है, राज्यसभा भेजा जा सकता है। ये फॉर्मूला भी चल रहा है और उनकी पार्टी के 2-3 लोगों के नाम आ रहे हैं, उदय सावंत हैं, दीपक केसरकर हैं, शंभूराज देसाई हैं, जिनको कहा जा रहा है कि वो भी डिप्टी बन सकते हैं। तो क्या ये फॉर्मूला मान्य है, होगा शिंदे गुट को? ये पहले ही आइडिया दिया था कि अगर आपको डिप्टी नहीं बनना है देवेंद्र जी के अंडर में, ये बात चल रही थी, मराठी मीडिया के कुछ लोग ये बात डिस्कस कर रहे थे कि तो फिर आपको हम दिल्ली ले जाते, आपको एक पद वहां मिलेगा, मंत्री पद मिलेगा। ओके, तो यू विल गेट एलिवेटेड टू सेंटर। हम्म। और अगर उनको अब दो ऑप्शन है, एक तो कि उनका बेटा यहाँ से रिजाइन करे और उनके बदले एकनाथ शिंदे जी चुन के आए। दूसरा ऑप्शन है कि राज्यसभा रूट से उनको लेके जाए। हम्म। राज्यसभा रूट से लेके गए तो पिता पुत्र दोनों लोकसभा और राज्यसभा में हैं, वो भी एक बहुत बड़ा ये हो जाता है। और प्लस मंत्री पद। लेकिन क्या हो जाता है बहुत बार इन लोगों को, सी रीजनल लीडर्स का और एक कंसेप्ट होता है कि एट द हेल्प वो खुद होते हैं ना, उनको दिल्ली जाना पसंद नहीं होता, क्योंकि उनको खुद की स्टेट पे पकड़ बनाए रखनी होती है। तो उन हम्म। लोग बोलेंगे कि मेरे किसी और बंदे को मैं दिल्ली में मंत्री बना सकता हूँ, लेकिन मैं खुद हम्म। यहाँ रहना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं एक रीजनल पार्टी हूँ। तो ही विल प्रिफर दैट। ये ऑफर पहले भी आई थी और बाद में आज ही रामदास आठवले जी ने भी एक स्टेटमेंट मारा है, हम्म। एएनआई ने कवर किया है हम्म। कि एकनाथ जी ने सोचना चाहिए कि वो तो बड़े है ही, उनकी आदर है, लेकिन उसके साथ में ही देवेंद्र जी बड़े हैं। तो हम्म। देवेंद्र जी सीएम बनते आपको चाहिए तो मैं आपके लिए बात कर सकता हूँ। ये एक रामदास आठवले जी का ऑफर है कि हम्म। ये ना वो दिल्ली में बात करेंगे कि इनको मंत्री पद भी दिया जाए। एंड हम्म। आई डोंट थिंक दिस इज अ बैड ऑफर, दैट्स अ वेरी गुड ऑफर। पर अभी आपको क्या लग रहा है, ये मानकर चला जाए कि देवेंद्र फडणवीस का रास्ता बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि संघ भी चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बने, तो एक तरह से बीजेपी का जो मतलब केंद्रीय नेतृत्व है उस पर संघ का भी दबाव है कि देवेंद्र जी को ही बनाया जाए। अभी आज के तारीख में संघ में अगर हम देखें तो संघ सिर्फ नागपुर तक सीमित नहीं है। नागपुर में ऑफकोर्स मोहन भागवत जी है, पूरा अखिल भारतीय प्रतिनिधि मंडल वहां है, सब कुछ बड़े लोग वहां हैं। लेकिन संघ में नीचे के कार्यकर्ता को भी आप पूछिए, हम्म। जिसने एक महीने घर घर जाके बातें की है। कल मैं किसी से बात कर रहा था, उसने एक महीने में कुछ 46 बैठकें खुद ली है अलग अलग लोगों के साथ। हम्म। आज संघ को उनके भी भावनाओं को संभाल के आगे बढ़ना पड़ता है, और उन लोगों की भावना है कि आज के तारीख में हमें तो देवेंद्र जी चाहिए। हम्म। ओके, ये भावना मैं कल और किसी को भी मैं बात कर रहा था, उन्होंने कुछ 71 साल के बूढ़े कपल है, उन्होंने एक महीना डोर टू डोर कैंपेनिंग किया है। 70 साल की उम्र में अंकल आंटी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं संघ के कहने पे। प्रचारक है, सॉरी, स्वयं सेवक है। हम्म। तो क्या कहते हैं, आज उन लोगों की भी भावनाएं हैं। और ऐसे तो कितने हैं जो, जिनका कुछ नाम नहीं है, जो आए काम करके निकल गए कि हमें हम्म। हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए। अब उन लोगों का कहना है कि जो संघ पसंद करे, जिसपे संघ की मोहर हो, वैसा बंदा सीएम बनना चाहिए, और वो बंदा तो एक ही है, देवेंद्र फडणवीस। तो देवेंद्र जी को ही बनना चाहिए। तो पॉपुलर सेंटिमेंट इज नॉट जस्ट, सी राजनेता ऊपर के लेवल पे बहुत रियल पॉलिटिक कैलकुलेशंस करते हैं, ऐसे करेंगे तो ये, उनके पास एक चेस बोर्ड होता है कि ये हम्म। करेंगे तो ऐसा होगा, ये करेंगे तो वैसा होगा, इसका नुकसान क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा। महाराष्ट्र में फायदा होगा तो बाहर नुकसान हो सकता है, बाहर नुकसान हो गया तो महाराष्ट्र में, वो सब। लेकिन आप एक साधारण जनमानस को के साथ बात करें तो उनके मन में इस तरह की कैलकुलेशन नहीं होती है। वहां तो बोलते हैं भैया हमने 5 साल काम देखा है, 2.5 साल काम देखा है, 2.5 साल अपोजिशन लीडर बन के काम देखा है, हम्म। यंगेस्ट मेयर ऑफ इंडिया। यस। तब नागपुर में उसका काम बहुत लोगों ने देखा है। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग, उन लोग ने भी उसके कारण ही तो उसको सपोर्ट किया था कि भैया अच्छा काम करने वाले हैं देवेंद्र जी, इसलिए तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। वो बिल्कुल बिल्कुल। भावना के साथ रास्ते पे आए थे उन लोग के, उनको तो कुछ नहीं चाहिए, उनको तो मंत्री पद भी नहीं चाहिए, उनको तो संतरी पद भी नहीं चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल, वो आप एक सही कह पॉपुलर रहे हैं। सेंटिमेंट।
पॉपुलर सेंटिमेंट जो है वो इस वक्त देवेंद्र जी के साथ है, और आज किसी भी वक्त ये अनाउंसमेंट हो सकती है। और लगातार सबको इंतजार है महाराष्ट्र में कि नया सीएम कौन होगा, ये जो पहेली है कब सुलझेगी। लेकिन बहुत सारे फॉर्मूले भी सामने आ रहे हैं, चैनल्स पर चल रहा है, मीडिया में चल रहा है। लेकिन किसको कितने मंत्री पद मिलते हैं, कौन डिप्टी बनता है, ये सारी बातें बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आपने इसके पीछे जो राजनीति चल रही है, वो जो समीकरण मेरे दर्शकों को विस्तार से समझाए हैं सुमित जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। धन्यवाद। वंदे मातरम और जय श्री राम। जय श्री राम, भारत माता की जय।